कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के आप क्या कारण मानते हैं? इसका बहुत लंबा इतिहास है। आपको ज्ञात होगा कि भारत की आज़ादी के बाद 1948 में कबाइलियों के माध्यम से पाकिस्तान का आक्रमण जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस समस्या के निदान के लिए सरदार पटेल की बात न मान करके उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा। इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर की जो समस्या तत्काल हल की जा सकती थी वो हल नहीं हो सकी। उसके बाद सत्ताएं आई चली गई। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर जी शास्त्री आए। उनके दौर में 1971, उनके दौर में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसमें हमने जो जीता था वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण हमने पुनः वह भूमि, वह जमीन पाकिस्तान को देना पड़ी। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 का युद्ध भी एक तरह से पाकिस्तान के साथ ही लड़ना हुआ और अपनी चमत्कारिक नीतियों के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर दिया। इसका श्रेय श्रीमती गांधी को जाता है। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भी करीब करीब 10 साल तक उनकी सत्ता रही। उसमें आतंकवाद समाप्त करने के बारे में कोई ठोस नीति या कार्यक्रम या कार्य योजना नहीं बनी। यह तो 2014 के बाद जबकि हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार सत्ता में आई और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, उसके बाद आतंकवाद रोकने के लिए ठोस योजना और कार्यक्रम बनाए गए हैं। और उसी का परिणाम है कि हम इस स्थिति में आए कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली जो धारा 370 थी और 35A थी, उसको हटाने की हमने एक तरह से कहें कि एक विशेष कदम उठाया। नहीं तो पूर्व की सरकारें कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने की न मानसिक रूप से तैयार थी, न उनके पास कोई कार्य योजना थी, न उनके पास और कोई विकल्प थे। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। और आज यह जो हम छुटपुट घटनाएं देख रहे हैं, यह एक तरह की प्रतिक्रिया है उन लोगों की भी जो धारा 370 हटाने के विरोध में थे, या जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है और तालिबान, चीन और पाकिस्तान ये करीब करीब भावात्मक रूप से एक सोचने वाले राष्ट्र रहे हैं। इसलिए ये मान करके कि भारत को इस माहौल में दबा दिया जाएगा, पाकिस्तान प्रणीत ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इन्हें प्रश्रय दिया जा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी इससे भी निपट लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुनः अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपसे एक प्रश्न और हम करने जा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में जो आतंकवाद फैला है उसको रोकने में असफल सिद्ध हो रहा है। आप हमारी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? आप ये जानते होंगे कि शेर जितनी तेजी से चलता है उसके मुकाबले हाथी बहुत धीमे चलता है। बहुत बढ़िया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति भी हाथी की तरह है और दुनिया के
करीब करीब 200 देशों का जो प्रतिनिधित्व वहाँ है, उसके कारण उसके निर्णयों में उतनी गतिशीलता एकदम नहीं आ पाती। फिर भी विश्व समुदाय के लोग जब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उससे रास्ते तो निकलते हैं, भले ही उसमें समय लगता हो। पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों को हमने समर्थन देना चाहिए। हम समर्थन दे रहे हैं और भविष्य में और समर्थन देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अमेरिका का जैसे रोल होना चाहिए, जैसी भूमिका होना चाहिए कश्मीर जम्मू में आतंकवाद को रोकने के लिए, वैसी नहीं है। ये जन प्रतिक्रिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पुराना इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन रहा हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी का सत्ता में रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी सत्ता में रहे हों, अमेरिका में अगर सही हूँ तो ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका भारत की तुलना में पाकिस्तान से अधिक उसके निकट के संबंध रहे हैं। इसलिए आज 2014 के बाद, यानी नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद पहली बार अमेरिका की जो दृष्टि है, अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका के जो सोच है जम्मू कश्मीर और भारत के संबंध में, अब उसमें थोड़ा बदलाव आना प्रारंभ हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूर्ण रूपेण उनके नीति में परिवर्तन हो गया हो, पर वे यह सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि भारत की दृष्टि को बहुत लंबे काल तक वो नकार नहीं सकते। इसलिए आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर के बारे में भी उनका दृष्टिकोण बदलेगा और भारत को उसका लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा आप विचार व्यक्त कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कश्मीर के ये जननेता रहे हैं, इनकी जो भूमिका है इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? शेख अब्दुल्ला तो अब रहे नहीं। उनके परिवार के फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके सुपुत्र जो हैं और महबूबा मुफ्ती, ये अवश्य कश्मीर के राजनीति में दखलंदाजी करने वाले लोग हैं। अब आप ये देखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एक संकेत दिया था कि कश्मीर के इन नेताओं के अनाप शनाप खर्चे हैं, तो ये खर्च कहाँ से आता है, किस तरह से आता है? कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण जितनी सहायता भारत से भेजी जाती रही है, वह पूरी की पूरी जनता तक गई या नहीं गई, इसके बारे में दो ओपिनियन हैं। और इसलिए जैसा आपने कहा कि क्योंकि उनका कोई न तो व्यापार दिखता है, न कोई उद्योग वे चला रहे हैं, फिर भी वे अपने खर्चों के लिए इस तरह के प्रयत्न करते रहे हैं कि उनकी पार्टी और उनकी सत्ता बराबर चलती रहे, बनी रहे। और इसलिए इसके बारे में कोई बहुत सीधी बात तो नहीं कही जा सकती, परंतु लोगों की ये धारणा निश्चित ही वजन रखती है कि धारा 370 जब बनी हुई थी, उसके अंतर्गत जो विशेष स्थिति कश्मीर की थी, उसके अंतर्गत वहाँ ऑडिट नहीं होता था और संसाधनों का उपयोग कैसे हुआ इसके बारे में कोई अन्य संस्थान गतिशील नहीं थे। इसलिए ये आम धारणा थी कि सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए जितना फंड्स दिया जाता था,
उसका अधिकांश हिस्सा नेताओं की जेब में जाता रहा है, ऐसी आम धारणा है। इसलिए ये एक तरह का आज रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने जैसा दिखाई दे रही है, पर धीरे धीरे ये अपने आप में हल हो जाएंगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। आज के साक्षात्कार का ये निचोड़ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल 370 धारा हटाने के बाद में एक सफल नीति का प्रयोग करते हुए भारत के नागरिकों को वहाँ बसाना चाहिए, जिससे कि अन्य लोग बसेंगे तो आतंकवादी कश्मीर और जम्मू में वो हरकत नहीं कर पाएंगे और अकेले आतंकवाद का दौर नहीं चलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।